सभी दर्शक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने फिर हाजिर हो रहे हैं कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तिका बांसुरी को लेकर के। और आज बांसुरी के तीसरे अध्याय पे हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारी बहुत ही प्यारी कला विशेषज्ञ इंद्रानी डे जी। इंद्रानी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम। आज जो हम चर्चा का विषय लेके आए हैं वो इतना रुचिकर है और आप बहुत उसे पसंद करने वाले हैं, क्योंकि उसमें 3 तरह की चीज़ें विशेष हैं और आप रोज़ उसे यूज़ करते हैं। एक है इमोजी, कौन है जो उसे यूज़ नहीं करता। फिर हम आएंगे किस तरह से हम लोग स्टोरीज़ शैडोज़ क्रिएट करके बनाते हैं, और उसके बाद बात होगी कैसे स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है, यानी कि पूरी कथा की जाती है। तो कथा चित्रण। तो चलिए इस पे बातचीत शुरू करते हैं इंद्रानी जी से। इंद्रानी जी, आपके पास बहुत ही रंगीन और बहुत ही आकर्षक डिज़ाइंस कुछ रखे हुए हैं। हम ये चाहेंगे सबसे पहले इमोजीज़ की शुरुआत करें। तो इमोजीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, आजकल के ज़माने में अगर हमें कोई शब्द का प्रयोग करना है या किसी प्रकार का इमोशन व्यक्त करना है तो लिखना लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत सारा टाइप करना पड़ता है। उसकी जगह आप एक छोटा सा सिंबल दे देते हैं, जैसे कि मुस्कुराता हुआ चेहरा, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत ज़्यादा पसंद आया तो हार्ट का शेप में। तो इससे हम क्या करते हैं कि विजुअल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन हम तैयार कर रहे हैं, हम बिना टेक्स्ट को यूज़ किए हुए, और जिसको कोई भी देख के समझ सकता है। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। बिल्कुल, जो नहीं भी पढ़ सकते वो भी समझ जाते हैं चेहरा देख के। साथियों, यदि बात करें कि इमोजी है क्या, ये आया कहाँ से, तो इतिहास कहता है कि 1980 से 1990 के दशक में जापान में इस शब्द का और इस कला का सृजन हुआ। और आज तो हमें यूँ लगता है कि चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े, ये भाषा में वो भाषा में कोई कहानी ही नहीं है। इमोजीज़ आ गए तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लिखने की भी बात नहीं होती, बस एक इमोजी डाल दो और अपनी जो इमोशन है, अपने जो भाव हैं, उनको दूसरों के साथ साझा कर लें। ये अब बनाते कैसे हैं, किस तरह से अलग अलग इमोशंस दिखाई जाती हैं, कैसे एक स्ट्रोक से सब कुछ हो जाता है, ये सब मैजिक करती हैं इंद्रानी जी। तो चलिए इंद्रानी जी, आप अब ये कलम चला ही दें और हमें इमोजी बनाना सिखाई दें, क्योंकि अभी तक तो हम बने बनाए जो हमारे मोबाइल में होते हैं उन इमोजीज़ के माध्यम से एक्सप्रेशन दे रहे थे। अब मुझे लगता है हम टाइम आ गया कि हमारे बच्चे अपने इमोजीज़ बनाएं। बिल्कुल। मुझे तो ये लगता है कि बच्चे इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसे बनाना भी बहुत आसान है। बेसिक शेप के ऊपर में हम इमोशन क्रिएट करते हैं जी। अब इमोशंस कैसे होते हैं, हम सामने सामने भी लोगों को देखते हैं। कोई खुश होता है तो वो हंस रहा होता है, कोई दुखी होता है तो सैड ऐसा होता है, और जिसको अचंभा लगता है वो ऐसा होता है, मुंह उसका खुल जाता है, अरे वाह, ऐसे होता है, वाह। तो वही चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में सिंपल लाइनों के द्वारा इमोजीज में कन्वर्ट किए हैं। चलिए हम भी बनाते हैं। और मैम, मैं आज आपको रिक्वेस्ट करेंगी, आज आप भी एक बनाइए हमारे साथ। जी प्लीज़, क्यों नहीं, क्योंकि तो सर्कल का प्रयोग ये तो करेंगे सबको पेपर पे। बनाने आने चाहिए। और मुझे तो यूँ याद है कि जब कभी छोटे बच्चे हमारे सामने होते हैं तो ये एक अच्छी बात है कि वो भी इन सिंबल्स को समझते हैं और शायद हमारे से ज़्यादा समझते हैं। मुझे याद है कि मेरा बेटा अपना हाथ आगे कर देता था, यदि अच्छा कुछ काम किया है तो हाथ आगे करेंगे और बोलेंगे फिर दो इस पे स्माइली, और हम लोग जो है बना देते थे, कभी स्टार बना रहे हैं, कभी स्माइलीज। आप सब ऐसा अपने बच्चों के साथ करते होंगे, और जो छोटी क्लासेस को पढ़ाते हैं उन्हें तो विशेष रूप से ये करना पड़ता है। आजकल टीचर्स भी स्माइलीज बना के देते हैं बच्चे को, अगर वो बहुत अच्छा करता है तो उसको स्माइलीज बना के देते हैं।
सिर्फ एक लाइन से उसका जो एक चरित्र उसमें के खुशी के भाव हैं या दुख के भाव हैं वो निकाले जा सकते हैं। मुख्य रूप से मैंने देखा है कि जो हम प्रयोग में लाते हैं इमोजीज, उसमें ज़्यादातर थम्स अप वाले, हंसने वाले, और कुछ तो इतने हंसने वाले होते हैं कि आंसू भी साइडों में दिखाई देते हैं, आंसू निकल जाते हैं। हाँ, और कुछ शरारत भरे, जैसा अभी आप दिखा रहे हैं, एक आंख बंद है और एक खुली, और एक सैड फेस भी बना के दिखाते हैं, क्योंकि वो भी एक एक्सप्रेशन है। हाँ, और एक जो हम कर देते हैं वाह, वाह तो जैसे वाह बोलते हैं, मुंह खुलता है, तो वहाँ पे उसी तरह से होंठ भी बन जाते हैं। बाकी आप आंखें लगाएं या ना लगाएं, उसकी आवश्यकता भी नहीं महसूस होती। तो साथियों, आप देख रहे हैं इंद्रानी जी ने एक स्ट्रोक से किसी को रुला दिया तो किसी को हंसा दिया। कोई जो है आश्चर्यचकित है तो कोई चिंतित है। अब इमोजीज में ज़रूरी नहीं कि चेहरे हों, कभी कभी हम लोग केवल हाथ के साथ ऐसे किया, ऐसे किया, ये किया, इससे भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो इमोजीज का एक बहुत बड़ा सेट है। यूँ लगता है जैसे उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, पर कौन जाने हमारे बच्चे, जो हमारी अगली पीढ़ी है, उनकी कुछ ऐसी इमोशंस हों जो उन्हें लगता है कि इसमें नहीं पूर्ण होती, या उस तरह के चित्र उनको नहीं मिलते, उस तरह की इमोजीज अभी तक नहीं है। तो हम लोग अपने बच्चों से ये चाहेंगे कि ना केवल वो बने हुए इमोजीज को ही कॉपी करें, पर वो अपनी तरह के इमोजीज को भी क्रिएट करें। क्यों इंद्रानी जी? मैम बिल्कुल, मुझे तो लगता है ये इमोजी का जो नंबर ऑफ इमोजीज है सीरीज़, उसमें बढ़ोतरी होगी, और बिल्कुल मुझे लगता है ये एक प्रकार का एक विजुअल लैंग्वेज है, और इसको डेवलप करेंगे लोग तो बच्चे भी नए नए तरीके के इमोशंस लेके आ सकते हैं इसमें। अभी तो जैसे हम ह्यूमन फॉर्म्स के ऊपर ही ज़्यादा देख रहे हैं, कुछ इमोजीज होते हैं एनिमल्स के ऊपर भी, वो भी अवेलेबल है जी। पर कोशिश करते हैं तो कोई लिमिट नहीं होता उसका, हम कर ही सकते हैं इसको। बिल्कुल। तो साथियों, हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं कि हर कक्षा, जैसे अभी हम पंचम की बात कर रहे हैं, तो हमारे सारे बच्चे मिल कर के एक ऐसा चार्ट तैयार करें जिसमें कुछ नए इमोजीज भी हम सबके साथ साझा कर सकें। आप जो है कुछ दिखाना चाहेंगे हमारे? बिल्कुल, मैं 3-4 प्रकृति के इमोजीज अभी दिखाती हूँ जो हमने अभी अभी बनाए हैं जी। एक ये विंकिंग फेस बहुत ही सुंदर लगता है कि चल रहा है बच्चे के मन में कुछ, और वो एक दूसरे को बिना बोले नॉन वर्बल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक एक्सक्लेमेशन वाला फेस जहाँ पे वो बहुत चकित है किसी चीज़ को देख के, अरे बोलते अरे वाह वाह वाला मुंह एकदम गोल सा, और एक थोड़ा सैड फेस भी, क्योंकि बच्चे दुखी होते हैं तो यूजुअली ऐसे ही होते हैं, और एक नॉर्मल सा हैप्पी फेस, और भी काफ़ी सारे हम बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इमोजीज पे बच्चों ने काम किया, क्या ये काम उनके लिए उस चित्रण में भी सहायक हो सकता है? मुझे तो लगता है बहुत ही सहायक हो सकता है, क्योंकि इमोजी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेशियल फीचर है कि हम हंसते हैं तो हमारा फेस किस तरह से चेंज होता है, हम दुखी होते हैं तो किस तरह से चेंज होता है। और वही चीज़ें जब हम स्टोरी बोर्ड में कैरेक्टराइजेशन करेंगे वो बहुत ज़रूरी है उसमें, उसके बिना वो कैरेक्टराइजेशन का जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि चित्र तो अपने आप बोलेंगी नहीं, वो इमोशंस और इन्हीं चीज़ों के द्वारा हमें समझना पड़ेगा। यहाँ मैं पूछना चाहूँगी विशेषज्ञ से, इंद्रानी जी से, कि क्या हम स्केचिंग से शुरू करें, या आप कुछ सुझाव दें
कि कुछ और चीज़ें की जा सकती हैं जो इस प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल। सबसे पहला सुझाव रहेगा कि बच्चों को देखने दें चीज़ें, हर चीज़, पेड़ हो, सामान हो, वस्तु हो, लैंडस्केप हो, कुर्सियाँ हो, फर्नीचर हो या इंसान हो, हर चीज़ देखे। जब तक बच्चा ध्यान से देखेगा नहीं, वो बना नहीं पाएगा। और इमोशंस की बात जहाँ पे आती है, वो भी हम देख के ही हमें पता चलता है सामने वाले के बारे में, वो खुश नज़र आ रहा है कि वो दुखी है, तो देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि स्केचिंग के द्वारा करना है, और वहाँ हमें ध्यान देना है कि बॉडी पोस्चर कैसा है। जी। इंसान सीधा खड़ा है, एक एक लेग पे ज़्यादा वेट देके खड़ा है, या हाथ उसके ऊपर है, नीचे है, आगे ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, किस तरीके का, तो बॉडी मूवमेंट भी उसमें आना चाहिए। उसके लिए स्केचिंग का बहुत ज़रूरी है। जी। स्केचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा स्केचिंग नहीं करेगा, तब तक वो उन चीज़ों को पेपर पे उतार नहीं पाएगा। कर पाएगा। जी। तो साथियों, आपने देखा कि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यदि हमें बच्चों को चरित्र चित्रण का जो है वो एहसास देना है, अनुभव देना है, तो वहाँ पे उनको ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करें सिचुएशंस का और इंडिविजुअल्स का। आजकल तो अध्यापक साथी सब जानते हैं कि आसपास जो देख पाते हैं बच्चे, वो तो देखते ही हैं, बहुत कुछ जो है डिजिटल मीडियम पे भी वो देखते हैं। हमें स्टोरी बोर्ड्स, हमें पिक्चर्स, सीक्वेंस, बहुत सारे कार्टून नेटवर्क ऐसे हैं जो अक्सर बच्चे देखते हैं। तो क्यों ना हम उस टाइम का जो उनका स्क्रीन टाइम है, उसका भी एक अर्थपूर्ण जो पर्सपेक्टिव है, उसका फ़ायदा उठाया जाए और कहा जाए कि आप जो पर्टिकुलर कार्टून स्ट्रिप देखते हैं, उसमें जो चरित्र हैं, उन चरित्र की स्टडी करें और उस तरह की कहानी को जो है वो आप बनाने का प्रयास करें। तो क्या है, इसी बहाने बच्चे जो बाहर नहीं देख सकते, वो कम से कम अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे जो जहाँ पे भी वो डिजिटल मीडियम से रूबरू हो रहे हैं, उसे देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। और जो एक्चुअल कैरेक्टर्स को स्टडी करना है, घर में जो लोग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, आस पड़ोस में हैं, खेल के मैदान में हैं, इन सब को भी अच्छे से देखा जाए, हो सके तो क्लिक भी कर लिया जाए, ताकि हम कैरेक्टर का जो चित्रण है वो कर सकें। तो इसके बाद अब हम चलते हैं स्टोरी मेकिंग के ऊपर। स्टोरी मेकिंग में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें साथियों बहुत ही प्यारे तरीके से एक विधि दी गई है शैडोज़ की। तो शैडो आप सब जानते हैं, जब एक साइड पे लाइट होती है और स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, उसके सामने उस लाइट को रोकने वाला कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट की छाया धरती पे या जो भी आगे चीज़ पड़ी होगी उसके ऊपर आ जाती है। तो ये जो शैडो है, इसका सबसे पहले देखने का मौका मिलता है, बच्चे अपनी शैडो से प्ले करते हैं। जब भी वो बाहर धूप में निकलते हैं, दोपहरी के टाइम पे निकलेंगे तो छोटी शैडो बनेगी, और थोड़ा जैसे जैसे सन का एंगल नीचे को जाता जाएगा तो हमारी शैडो लंबी होती जाएगी। और बच्चे अक्सर अपनी शैडो के साथ खेलते हैं, और बहुत बार देखा गया है कि ग्राउंड में हैं तो अपनी शैडो को इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि बॉक्सिंग कर रहे हों, कुश्ती कर रहे हों, कुछ बोल रहे हों। तो बहुत बार ये चीज़ें सामने आती हैं। तो शैडो जो है या छाया से चित्रण करना, इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत एक गतिविधि हमारी पाठ्य पुस्तक में भी दी गई है। तो जो वहाँ दी गई है उसे आप अच्छे से करेंगे तो शैडो का आनंद लेंगे, क्योंकि वो ग्राउंड में भी की जा सकती है, और कमरे में कर रहे हैं तो लाइट का सोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के पीछे देना होगा। छोटे ऑब्जेक्ट से शुरू करके बड़े से बड़े ह्यूमन फिगर तक की स्टडी की जा सकती है। एक बहुत अच्छा जो है सोर्स है, जो हैंड शैडो आर्टिस्ट आते हैं। कोई जो है उसमें पंख पक्षियों को इस तरह से बना के दिखाते हैं, कोई है तो उसमें
इधर से लाइट है तो यहाँ पे ये डॉग दिखाई देता है और इस तरह से चलाएंगे तो डॉग बार्क कर रहा है। बहुत कुछ ऐसे आकृतियाँ हैं जो हम आपको स्लाइड्स के माध्यम से यहाँ दिखाना चाहेंगे। आप देखेंगे उसमें बिल्ली की आकृति कैसे बनाते हैं, हाथों को कैसे तोड़ते मरोड़ते हैं कि उससे शैडो में बिल्ली बनने लगती है। कहीं मोर बनता है, कहीं शेर बनता है तो कहीं भालू बनता है, कहीं दो पक्षी आपस में लड़ रहे हैं। लड़ते ही नहीं, कभी कभी दो पक्षियों को प्यार करते भी दिखाया जा सकता है। तो इस तरह के जो हैंड शेडोज क्रिएट किए जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। यदि इसे थोड़ा सा आप खंगालेंगे लाइब्रेरी में या डिजिटल मीडिया में तो आपको इस तरह के सैकड़ों चित्र जो हैं दिखाई देंगे जो हाथों की सहायता से बनाए गए थे। अब हम आते हैं आगे स्टोरी बोर्ड पे। मैं दोबारा इंद्रानी जी से करूँगी अनुरोध कि अब हमें स्टोरी बोर्ड का ज्ञान दें, क्योंकि हमने ये भी देख लिया इमोजी कैसे बनते हैं, इमोजी क्या होते हैं। हमने ये भी देख लिया कि हाथ जैसे ऑब्जेक्ट्स से भी हम बहुत सारी कलाकृतियाँ बना सकते हैं। हमने ये भी बात की कि हम ऑब्ज़र्व करें और स्केचिंग करें, ताकि हम जो कथा चित्रण करना है, कहानी चित्रण करना है, उसके लिए जो कैरेक्टर्स बिल्ड करेंगे वो वहाँ से निकल कर के आएंगे। अब हम आते हैं स्टोरी बोर्ड के ऊपर। स्टोरी बोर्ड कैसा होता है और हम उसमें किस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो इंद्रानी जी से सुनते हैं। बिल्कुल मैम। एक्चुअली मैम स्टोरी बोर्ड हम यूजुअली एडवर्टाइजमेंट, फिल्म, एनिमेशन, इन सब के लिए बनाते थे और अभी भी बनता है। स्टोरी बोर्ड हमेशा ही रहा है, आजकल डिजिटल मोड में बनता है, पहले हाथों से बनता था। तो स्टोरी बोर्ड बनाने का ये उद्देश्य है कि हर स्टेप में जो हो रहा है वो सारा पहले से ही डिसाइडेड होता था। एंगल डिसाइड होता था, लाइट डिसाइडेड होता था, कलर स्कीम डिसाइडेड होता था, ताकि जब हम उस काम को करें हमें दोबारा ज़्यादा सोचने की कंफ्यूजन में हम ना रहे। अब स्टोरी बोर्ड का अगर बच्चों के लिए सिंपल एग्जाम्पल बोलेंगे, क्योंकि ये तो हो गया एक इंडस्ट्री रिलेटेड बातें, अब बच्चे कैसे इसको करेंगे। बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कॉमिक बुक्स। अमर चित्र कथा की कहानियाँ जो है वो पूरी कहानियाँ ही तो है पर चित्रों में है, और उसमें हर सीक्वेंस दिखता है। वहाँ पे महाभारत का युद्ध हो या अर्जुन मछली की आंख भेद कर रहा हो, तो वो सारे स्टेप टू स्टेप वो एकदम एक्साइटमेंट पैदा कर देता है कि अगला क्या है, अगला क्या है। और जब वो चित्रों के साथ आता है, रंगों के साथ आता है, तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो एक एक्टिविटी हम बच्चों के साथ कर सकते हैं जिसमें बच्चा अपने ही डेली रूटीन की एक जर्नी बताता है। एक जर्नल जैसे हो सकता है वो, जिसमें वो सुबह उठता है और फिर वो उठ के तैयार होता है, वो स्कूल जाता है, स्कूल में वो अपनी दोस्तों के साथ स्कूल जाता है, वहाँ वो गार्ड को देखता है, फिर वो घर आता है, वो लंच करता है, अपना मनपसंद खाना खाता है, और फिर वो शाम होता है तो अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जाता है। तो एक कहानी हम ऐसा लेते हैं और उसका स्टोरी बोर्डिंग हम करते हैं। तो स्टोरी बोर्डिंग यूजुअली रेक्टेंगुलर फ्रेम्स में ही ज़्यादातर किया जाता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, बच्चा चाहे तो सर्कल या ट्रायंगल में भी अपना वो काम कर सकता है। और इसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा देख के स्केचिंग भी करे, क्योंकि उसे अब सिक्योरिटी गार्ड को सिक्योरिटी गार्ड जैसा बनाना है, अपने दोस्तों को बच्चों जैसा बनाना है, तो वहाँ पे कैरेक्टराइजेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अगर वो ऑब्जर्वेंट होगा और धीरे धीरे वो कोशिश करेगा, वो इसमें धीरे धीरे मतलब एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा उसका। तो शुरू करते हैं आज का। जी, जब हम कैरेक्टर स्टडी करते हैं यानी चरित्र की बात करते हैं, तो उसमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान रहेगा। एक है हमारे चेहरे के भाव और शरीर की पोजीशन, कैसे बैठे हैं, कोई काम हम कर रहे हैं तो किस तरह से हम अपने किस तरह के हाव भाव होंगे और बॉडी कैसे यूज़ होगी। बैठ के कुछ उठा रहे हैं तो बॉडी अलग ढंग से पोस्चर में होगी, यदि ऊपर से कुछ उतार रहे हैं तो बॉडी का जो है वो स्ट्रेचिंग वाला पोज होगा।
फिर हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो यदि इन सब चीज़ों को बच्चे देखेंगे तो बना पाएंगे। पर इसके साथ साथ चरित्र चित्रण के लिए ये आवश्यक है कि बच्चे कॉस्ट्यूम्स को भी देखें। यदि गार्ड की बात मैम इंद्रानी ने करी तो वहाँ पे गार्ड की एक यूनिफॉर्म होती है, उसका कैप, हेड ड्रेस जो भी उसने पहना हुआ है, किस तरह के कपड़े हैं, क्या रंग है, किस तरह का डिज़ाइन होता है उसका। और यही यदि हमारा कोई पुलिस ऑफिसर होगा तो उसकी अलग यूनिफॉर्म होगी, रंग अलग होगा, यूनिफॉर्म का स्टाइल अलग होगा, डिज़ाइन अलग होगा। किसान है तो उसके किस तरह के वस्त्र रहेंगे। कोई पानी लेकर के महिला आ रही है या पुरुष आ रहा है तो उसका पोस्चर क्या होगा, साथ साथ में कैसे वस्त्र होंगे उसके। नर्स है तो किस तरह के वस्त्र होंगे। अध्यापिका या अध्यापक है तो बच्चा उसको कैसे बनाएगा। यदि बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं तो उनके वस्त्र। ये ना केवल चरित्र की ही स्टडी होगी, ये हमारे संस्कृति, हमारा कल्चर, कोई व्यक्ति किस कल्चर से संबंधित है। यदि वो दक्षिण भारत से है तो उसके किस तरह के कपड़े होंगे, और यदि वो उत्तर भारत से है तो कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को गाइड करनी है ताकि वो किसी भी स्टडी को विस्तार से कर सके, उसका ध्यान उस तरफ जाए। अदरवाइज़ बच्चा वही बनाएगा जो उसको सामने दिखाई देता है। तो एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि अवलोकन करते वक्त, ऑब्ज़र्व करते वक्त वो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखे। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं इंद्रानी जी ने इस सारे में क्या हमारे लिए स्टोरी बोर्ड पे बनाया है। पहले तो हमारे स्टोरी बोर्ड की जो कैरेक्टर है, एक छोटी बच्ची, वो सुबह उठती है और घड़ी में 7 बज रहे होते, उसे स्कूल जाना है। तो हमने घड़ी भी बनाई, हमने कैलेंडर भी बनाया, हमने उसके पूरे रूम को डिज़ाइन किया। ऐसा नहीं कि बच्ची उठ रही है, हाँ, इतना ही बनाया। आपको उसके आसपास का माहौल भी दिखाना है ताकि पता चले कि वो जो कैरेक्टर है अभी वो कहाँ है, क्या वो घर पे है, क्या वो स्कूल पे है, क्या वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। जैसे ये अभी उठ रही है सुबह, और सुबह सुबह चिड़ियों को दाना पानी दिया गया है, तो पीछे खिड़की से दिख रहा है कि पीछे चिड़िया आई है चुगने, हाँ। और इधर 7 भी बज रहे, उसे स्कूल भी जाना है, तो वो जल्दी जल्दी तैयार होती है और वो स्कूल पहुंचती है। और स्कूल में उसको गेट पे उसके दोस्त मिलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल मिलते हैं जो गेट पे खड़े हैं और बच्चों को सुरक्षित अंदर भेज रहे हैं जी। इसके बाद वो वापस घर आती है और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मदर फादर के साथ खाना खाती है, अपना मनपसंद खाना खाने लगती है। और इसके बाद वो शाम को जाती है अपने दोस्तों के साथ हुप्स खेलने। जो हुप्स होता है, जो एक बड़ा सा रिंग होता है, हाँ, अपने कमर में लगा के गोल गोल घुमाते हैं। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है शारीरिक व्यायाम भी उसका हो जाता है और नृत्य भी हो जाता है और बच्चों के लिए ये खेल भी है। तो देखिए मैम ने जो है स्टोरी बोर्ड एक क्रिएट किया जो पर्सनल है, हर बच्चा अपना बना सकता है। तो जब है तो ये सारे दृश्य, पर उन दृश्यों में वो पूरा परिवेश जो है वो उन्होंने बनाने की कोशिश की। जैसे पहले वाला है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि खिड़की में से पहाड़, पेड़ और फिर ऊपर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक छोटे से दृश्य में इतना सब कुछ दिया जा सकता है, पर ये डिपेंड करता है कौन बच्चा ऐसा कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर बच्चे से ये आशा रखें कि वो वैसा ही बनाए। जो वो बनाते हैं उसको सबसे पहले अप्रिशिएट ज़रूर करें। बहुत बार हमारी एज माता पिता और अध्यापक ये आदत होती है कि हम आशा रखते हैं कि 5वीं के बच्चे हैं तो ये कुछ डिटेल काम करेंगे। साथियों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि सर्वप्रथम हमने उनको अप्रिशिएट करना है। कला एक कोई बंद डिब्बा या बंद फ्रेम नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है। जिस बच्चे की ऑब्जर्वेशन जैसी रहेगी, जितना उसने स्टडी किया
उसी तरह की वो डिटेलिंग कर पाएंगे। कभी एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि जिसने चरित्र की अध्ययन की और उस तरह की डिटेलिंग करी, किसी ने पूरे परिवेश की स्टडी करी और उसको दिखाया, दोनों में अंतर हो सकता है। हमारे लिए दोनों ही अच्छे हैं, हम सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, आसपास कुछ और बनाते तो कैसा लगता। अब बच्चे का अपना विचार है, वो क्या कहता है, क्या सोचता है, उसके हिसाब से उसको चलने दिया जाए। तो स्टोरी बोर्ड में या कहानी का जो चित्रण है उसमें हम लोग सीक्वेंसिंग का ध्यान रखते हैं। जैसे इस बच्चे को ध्यान में रखते हुए इंद्रानी जी ने बनाया, सुबह उसका उठना, उसकी बाकी के काम की प्रक्रिया, फिर स्कूल जाना, स्कूल से लौटना, शाम की प्रक्रिया, रात को सोने तक हो सकता है। ऐसा ही कोई खेल के मैदान का बना सकता है, कोई किसी मेला का बना सकता है, किसी त्योहार का बना सकते हैं, किसी यात्रा का वर्णन हो सकता है, हमारे वन्य जीवन के ऊपर हो सकता है, समुद्री जीवन पे हो सकता है। जो जिसके बारे में बनाना चाहे बना सकते हैं। बस थोड़ा सा कहानी बनाने के लिए सीक्वेंसिंग की ज़रूरत होगी, और जो बच्चे की सोच है, ओरिजिनल सोच है, वो ज़रूर आनी चाहिए। तो साथियों, देखा इंद्रानी जी ने किस तरह से 4 सीक्वेंस दे करके और एक कहानी तैयार कर दी, और ये कहानी थी एक इंडिविजुअल पे। कहानियों का तो दौर ऐसा है, एक के बाद एक नए नए रूप हम कर सकते हैं। पर आज के इस एपिसोड में हम यहीं पे विराम लेंगे, और फिर अगला जो एपिसोड होगा उसमें कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। तो चलिए धन्यवाद देते हैं इंद्रानी जी का, जिन्होंने आज इतने सुंदर काम करके और हमें कहानी की कला बनाने की और चित्रण करने की कला जो है वो इतने विस्तार से समझाई। इंद्रानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सच में आज हमारे बच्चों को, अध्यापकों को ये समझा दिया कि किस तरह से कहानी अपने पे या किसी पे भी तैयार की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। आज की जो कहानी की कला का अगला हिस्सा है, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।